अपने उत्कृष्ट लेखन कला के चलते सिनी वाली जी ने हिंदी कथा जगत में अपना विशेष स्थान बना लिया है। समकालीन कथा लेखकों में उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी गुलाबी नदी की मछलियाँ, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बूढ़ी हाथों ने 24 घंटे से बंद अनकट की लकड़ी से बने किवाड़ में लगा ताला खोला। कमरे में घुप अंधेरा था। उसने टीन की थाली और लोटा नीचे रखकर आंचल से दिया सलाई निकाल कर डिबिया जलाई। थाली में रोटी और चटनी, लोटे में कुएं का पानी था। बूढ़ी औरत ने देखा, सामने एक जवान लड़का पड़ा था। आंखों पर काला कपड़ा बंधा था और उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे थे। बूढ़ी ने पहले आंखों की पट्टी खोली, फिर उसके हाथ पैर खोले। लड़के की आंखें पहले तो कुछ देर मिचमिचाईं, फिर स्थिर होते ही उनमें डर और बेचैनी उतर आई। उसने डिबिया की हिलती डुलती रोशनी में नज़र दौड़ाई। देखा, उसके चारों ओर मिट्टी की दीवार है। एक खिड़की है जो ऊंची है। अंधेरे में उसे छत ठीक से दिखाई नहीं दी। एक और अनाज रखने वाली मिट्टी की कोठी और ताड़ की एक पुरानी चटाई रखी थी। चुपचाप खा लो, हल्ला नहीं करना, बोलकर बूढ़ी औरत ने डिबिया बुझा दी और कोठरी में ताला लगा दिया। खिड़की के रास्ते अंधेरे उजाले में बदलते रहे। दूसरे दिन बूढ़ी औरत रोट पक्का अर्थात मिट्टी का तवा पर रोटी बना रही थी। एक लड़की जिसकी आंखों में अंगड़ाई लेते हुए सपने उतरने लगे, इतनी उम्र हो गई थी उसकी, ने आकर बूढ़ी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, दादी वो तुमको जल्दी बुला रहे हैं। बूढ़ी यंत्रवत उठती हुई धीरे से बोली, परोल की चटनी और रोटी उस कोठरी में रखा। सुन, हाली मतलब जल्दी से आना, ताला याद से लगा देना। आकाश में ठहरे हुए बादल के टुकड़े को देखती हुई बोली, सुन, जरना मतलब जलावन उठा लेना। हथिया नश्तर का कोनो ठिकाना नहीं, कब बड़का बड़का बूंद पटपटा दे। लड़की ने ऊपर देखा, बादल का एक भी टुकड़ा बरसने वाला उसे नहीं लगा। वो मन ही मन हंसती हुई बोली, दादी तो ऐसे ही भड़बड़ाती रहती है, बूंद नहीं पड़ने वाला अभी। उसने सोचा पहले खाना ही रखाती हूँ, फिर आकर जरना समेटूंगी। उसने रोट पक्के से अंतिम रोटी उतार कर कपड़े में लपेट दिया। टीन वाली थाली में 3 मोटी मोटी रोटियाँ, चोखा और लोटे में पानी लेकर उस कोठरी में गई। ताला खोलकर धीरे से कमरे में घुसी। सकुचाती हुई थाली और लोटा रखकर मुड़ ही रही थी कि उसे लगा कोठरी का दूसरा कोना दिप दिप कर रहा हो। झक झक गोरा आदमी, जैसे नदी में सूरज उतर आता है और पानी उस सोने से सजकर झिलमिलाने लगता है, वैसे ही इस लड़के के रूप से कोठरी झिलमिला रही है। कुछ देर के लिए जैसे वो ठिठक सी गई, करेजे में तार सा कुछ हिला। हाय, ऐसा रूप तो आज तक नहीं देखा, इतना सुंदर। तब तक लड़के ने आंखें खोली। दरवाजे से आती हल्की ठंडी हवा और रोशनी ने लड़के को जरा सा सहलाया। हाथ पैर बंधे होने के बाद भी वो थोड़ा सीधा होने की कोशिश करते हुए अपनी आंखों को सहज करने लगा। लड़की थाली और पानी उसके आगे रखकर उसके बंधे हाथ खोलने लगी। रस्सी खोलते हुए उसे बहुत साफ तो नहीं, पर इतना दिखाई दे रहा था कि उसके हाथों में रस्सी के निशान पड़े थे। लड़के ने नफरत और गुस्से से अपना मुंह घुमा लिया। लड़की ने देखा, कल रात वाली थाली ऐसे ही पड़ी है। वो जिस तरह कमरे में गई थी उस तरह लौट नहीं पाई। ताला लगाकर ओसारे में खंभे के सहारे बैठ गई। अचंभित होकर सोचने लगी, ऐसा मुखड़ा तो आज तक देखा ही नहीं उसने। गे, तुमसे एको काम नहीं होता है, देख नहीं रहे मोटका बूंद पटपटा रहा है। गोईठा जरना भीज गया तो फिर सांझ को खाना कैसे बनेगा। जलावन उठाती हुई बूढ़ी बोली, तुमको सांप बिच्छा तो नहीं काट लिया कि? ना नहीं तो सब कुछ भींज रहा है और तुम टुकुर टुकुर देख रही हो। नहीं दादी, कुइयाँ पर कपड़ा खींचते खींचते थक गई इसलिए। बोलते हुए लड़की तेजी से जलावन उठाने लगी। ये सुनकर बूढ़ी की आंखें और बात दोनों नरम पड़ गए। थरिया रखाई थी? रात वाला थरिया लाई कि नहीं? तुम्ही ने कहा था थरिया रखकर हाली चली आना, सो चली आई। ला दूँ? नहीं, मैं ले आऊँगी रात में। उसने खाया था या नहीं? नहीं। तनी मनी भी नहीं? नहीं। एक आध दिन में अपने अंतड़ी ऐठेगा तो खाएगा। लड़की ने नज़र उठाकर दादी को देखा। बोलकर बूढ़ी मेमना को डलिया से ढककर आंगन में पसरा सामान समेटने लगी। अगले दिन दोपहर में लड़के को किवाड़ के नीचे से कुछ घुसता हुआ दिखाई पड़ा। वो थोड़ा सहम गया।
थोड़ी देर तक वो उसे देखता रहा, फिर गौर करने लगा कि कागज़ के टुकड़े में कुछ लपेट कर भीतर सरका दिया गया है। लड़के ने उत्सुक होकर उसे किसी तरह उठाया, देखा जीरा वाला 2 नमकीन बिस्किट हैं। ऐसा बिस्किट तो उसने चाय की दुकान पर बिकते देखा है। एकाएक उसकी आंखें चमक गईं। उसे लगा जैसे अखबार का कुछ दिन पहले का टुकड़ा नहीं, उसे अपने होने का पता मिल गया हो, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल गया हो। अखबार के ऊपर कोने में लिखा था बांका संस्करण, मतलब अपने घर से बहुत दूर नहीं है, 100-150 किलोमीटर दूर है। उत्साह और छटपटाहट का वेग उसके भीतर एक साथ आया। बार बार वो बांका शब्द देखता और सोचता जाता, उसके घर वाले भी तो चैन से नहीं होंगे, जल्दी ही पता लगा लेंगे। पिताजी बड़े डॉक्टर हैं, उन्हें शहर में कौन नहीं जानता। हो सकता है कि कभी पुलिस आ ही जाए। उस कागज़ के टुकड़े को चूम कर अपने सीने से लगा लिया, फिर कोठी के नीचे छिपा दिया। पता नहीं ये बिस्किट कैसा है, कहीं कुछ मिला तो नहीं है। नहीं, वे मुझे इस तरह नहीं मार सकते, रकम वसूलना है तो इस तरह। उसने बिस्किट छिपा कर रख दिया। रात को लड़की आंगन में बैगन पकाती हुई बोली, कल बरी भात बनाऊं? पहले ई मामला तो सलट जाए, फिर चैन से बनाना, क्या पता कब क्या हो जाए। रुक कर फुसफुसाते हुए बोली, भांसो आया था। लड़की का हाथ रुक गया। कुछ हुआ क्या? कोठरी की ओर देखकर बूढ़ी धीरे से बोली, बात पुलिस तक चली गई है, बड़का आदमी का बेटा है, उसका फोटो और खबर अखबार में छप गया है। भांसो कह रहा था कि अब और ज़्यादा ध्यान देना होगा, अब दिशा मैदान के लिए 3 बजे भोरे में ही निकालने आएगा वो सब। बूढ़ी ने खाना और पानी उस कोठरी में लाकर रख दिया। नज़र घुमाकर देखा, रात वाली थाली में रोटी नहीं थी। उसने लड़के का चेहरा गौर से देखा। आज पहली बार लड़के ने उसे नज़र भर देखा। बूढ़ी ने उसकी आंखों में आज अलग सा भाव पढ़ा। उसे लगा ये कुछ कुछ वही आंखें हैं जो आज से 8 साल पहले उसे देखा करती थीं। भगवान ने उसी आंख के तारे को उठा लिया। आज वो इस दुनिया में होता तो इतना ही बड़ा होता उसका पोता। उसके भीतर कुछ उमड़ सा आया। बोलने जा ही रही थी, खा लेना बेटा, लेकिन अपने को समेट कर बाहर चली गई। उस कोठरी से निकल कर ओसारे में आकर बैठ गई। बोली, कल बरी भात बना लेना। लड़की की समझ में कुछ नहीं आया। आज घास काटने जाऊंगी तो पाव भर प्याज ले आऊंगी। लड़की सुबह पिछवाड़े में कुएं के पास खड़े बबूल से दतवन कर रसोई में पहुंच गई। चूल्हा मिट्टी से लीप कर तैयार कर लिया। जलावन पास में रखकर सूप में चावल फटक कर एक किनारे रख दिया। टीन से मटर दाल की बरी निकाल कर एल्युमिनियम वाली कढ़ाई में बनाने लगी। बूढ़ी आंगन में चुपचाप बैठी बीड़ी पी रही थी। अपनी पोती को देखती हुई बोली, तू मन पर रहे तो खाना खूब अच्छा पकाती है, बस अपना ध्यान तुझे नहीं रहता है। न बाल में तेल, न चोटी बनाना, न ठीक से नहाना खींचना। कुइयाँ पर जाकर एक डोल पानी खींचकर देह पर गिरा लिया, बस हो गया कौआ स्नान। अपने घर जाएगी तो वहाँ लोग क्या कहेंगे? दादी मेरी छोड़, ये बता तू चुपचाप देहरी पर बैठकर तब से क्या सोच रही थी? बूढ़ी के भीतर जब बहुत कुछ घुमड़ने लगता है तब वो ऐसे ही चुपचाप बैठी रहती है। लड़की बहुत दिनों से, शायद अपने भाई के जाने के बाद से ही ये बात समझने लगी थी। 2 उंगलियों से जलती बीड़ी पकड़कर बाहर जाने वाले रास्ते की ओर देखते हुए बोली, कुछो नहीं, मन है कभी कभी कहीं चला जाता है। फिर कुछ सोचती हुई बोली, इतना सुंदर लड़का तो अपने गांव में क्या, हटिया में भी नहीं देखे। लड़की के भीतर फिर झन्न से कुछ झंझनाया। सुन, हाँ तू जा नहा ले, बाकी काम मैं कर दूंगी। तब तक एक औरत घबराती हुई आई। बूढ़ी का हाथ लगभग खींचती हुई बोली, काकी जल्दी चलो, झूलों को बिच्छा काट लिया है, बिग से छटपटा रहा है, तुम झाड़ दोगी तो मेरा बच्चा बच जाएगा। औरत के आंसुओं ने बूढ़ी को बस इतना ही समय दिया कि वो हर्रे और नीम का पत्ता अपने साथ ले जा सके। हड़बड़ी में वो उस कमरे की चाबी भी ठीक से नहीं रख पाई। रसोई का काम निपटाने के बाद लड़की ने देखा कि दादी अभी तक नहीं आई। वो उस कमरे तक 2-3 बार जाकर लौट चुकी थी। रह रहकर लड़के का सुंदर रूप और दादी की बात उसके मन को गुदगुदा रही थी। बार बार चाबी उठाती फिर रख देती। मेमना भी उछल कूद कर थक कर अपनी माँ का दूध पीकर सुस्ता रहा था। लड़की कुछ सोच कर उठी और खाना परोसकर उस कमरे में गई जहाँ लड़के को कल रात जगह बदल कर रखा गया था। इस बार सांकल उतारते हुए वो अपने आप में सिकुड़ रही थी। भीतर पैर रखते उसकी आंखों में फिर कुछ जगमगाने लगा। खाना। लड़के ने आंख उठाई। वो थाली और पानी रखकर संकोच से खड़ी रही।
फिर उसके बंधे हाथ खोलने लगी। कोशिश करने के बाद भी रस्सी नहीं खुल रही थी। लड़का व्यंग करता हुआ बोला, लगता है पुलिस को भनक लग गई है, तभी आज रस्सी। लड़की सक पका गई। नहीं तो कभी कभी रस्सी फंस जाती है। वो तेजी से खोलने की कोशिश करने लगी पर रस्सी नहीं खुली। लड़की बिना कुछ बोले किवाड़ सटाकर बाहर चली गई। कुछ देर बाद आकर देखा तो बड़ी भात सामने रखा है और लड़का खिड़की से टुकड़ा भर आकाश देख रहा है। मैं खिला दूँ? लड़का चुप रहा। लड़की कुछ पल खड़ी रही, फिर उसके करीब अपने आप को समेटती हुई बैठ गई। धीरे से थाली अपनी ओर सरका लिया। बड़ी भात थाली में मिलाते हुए उसकी देह में झुरझुरी होने लगी। बहुत संभाल कर उसने पहला कौर उठाया। लड़के के मुंह के आगे लाते उसकी आंखें झुक गईं, देह में सिहरन होने लगी और हाथ कांपने लगे। बाहर पसरे सोने का कुछ टुकड़ा खिड़की के रास्ते इस कोठरी में भी बिखरा था। उसी सुनहरे रंग में लड़के ने देखा, सांवले रंग के चेहरे पर दो छोटी छोटी आँखें थरथरा रही हैं। कुछ भी खास नहीं, साधारण सी लड़की। लड़की ने देखा सुनहरे तालाब में दो तैरती मछलियाँ और उसके नीचे दो पंखुड़ी वाला गुलाबी फूल। लड़के ने पहला कौर खाया और अनछुई लड़की की उंगलियों के पोरों को पहला छुअन मिला। ये क्या हुआ? उसकी पूरी देह झंझना गई। उसे लगा जैसे दो पंखुड़ी वाले फूल से गुलाबी आग निकली हो और उसका पूरा देह जल उठा हो। जैसे बिच्छू ने डंक मारा और उसी ने हर्रे का लेप लगा दिया। उसके भीतर हिलोर सा उठने लगा। लड़के के चेहरे पर टिकी दोनों मछलियां ना जाने किस रास्ते से उसके भीतर उतरती चली जा रही थीं। मछलियों के रंग बिरंगे पंख उसके भीतर रंग भर रहे थे। वो गुलाबी नदी हुई जा रही थी। लड़के के भीतर का डर अब नए रूप में उठ बैठा। उसके अंदर अजीब सी हलचल होने लगी। रुक रुक कर खाते हुए वो सोच रहा था, लड़की के रूप में न जाने क्या नई आफत हो या फिर उन लोगों की नई चाल हो। कुछ भी हो, उसे सतर्क रहना चाहिए। लड़का अपने आप को परखने नहीं देना चाहता था। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की को पहली बार अपने नाम का एहसास हुआ। लौंगिया। और तुम्हारा? तिरुपति। लड़की ने पहली बार ये नाम सुना था। जब तक वो मन ही मन नाम दोहराती तब तक बाहर से बकरी के मिमियाने की आवाज़ आई। वो सकपका कर थाली लेकर खड़ी हो गई। उसने देखा भात बचा हुआ है। बस हो गया, लड़का बोला। लड़की थाली लेकर बाहर आ गई। झूठे हाथों और कांपते देह से किवाड़ का सांकल चढ़ाकर ताला लगा दिया। थाली लेकर दौड़ती हुई कुएं पर आई। लंबी सांस लेकर थोड़ा संभलते ही उसने सबसे पहले अपनी जूठी उंगलियों को देखा, फिर उसे धीरे धीरे सहलाने लगी। थाली में बचे जूठे भात को अपने मुंह के सामने लाते ही उसका चेहरा लाज से लाल हो गया। जूठा खाती हुई मन ही मन बोली, तिरुपति। अपनी उंगलियों को छूकर महसूस करती रही। कुएं में उसने झुककर देखा। अपनी ही छाया देख लजाती हुई दौड़कर उस दीवार के सहारे खड़ी हो गई जिस कोठरी में वो लड़का बंद था। वो दीवार को सहलाते हुए मन ही मन दोहराने लगी, तिरुपति, तिरुपति। ये कैसा नाम है? उसे याद आया, दादी के मुंह से बहुत पहले सुना था, शायद कोई भगवान हैं। के देते रामा लाली रंग चुनरी, लेहा बाबू अंगूरी लगाए। आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। कौन गा रहा है? उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई, कोई नहीं है। फिर दौड़कर टटिया के पास खड़ी हो गई। उसने देखा 2-4 खेत हटकर गाय चराने वाला नवतुरिया अर्थात कम उम्र का चरवाहा कंधे पर लाठी रखकर दोनों हाथ उस पर चढ़ाकर जोर जोर से गा रहा है। पुरवैया हवा में उसकी आवाज़ सीधे उस तक पहुंच रही है। गाय के गले में बंधी घंटी की धीमी धीमी आवाज़ रुक रुक कर आ रही है। लड़की तो पहले भी न जाने कितनी बार सुन चुकी थी, पर लौंगिया ने पहली बार सुना। हाँ, पहली बार। वो गीत गुनगुनाते हुए उसारे पर गई। बांस की टंगनी से अपना कपड़ा खींचकर निकाला। रसोई से टीन का कटोरा और लोहे की छोलनी लेकर एक बार फिर कुएं पर गई। कपड़ा रखकर बगल वाले गड्ढे से मिट्टी कोड़कर बाल धोने के लिए निकाला। टीन के कटोरे में मिट्टी में पानी डालकर रख दिया। बैठकर मन ही मन जोड़ने लगी, तिरुपति लौंगिया। पहली बार किसी नाम के साथ अपना नाम। उसे अपने सखी के ब्याह में बने कोहबर की याद आ गई। लाल रंग से लिखा 2 नाम। उसके भीतर भी 2 नाम एक हो रहे थे, घुल रहे थे एक रंग में। फिर गीत गुनगुनाते हुए 5-6 बाल्टी पानी से बाल धोकर नहाई। उस बंद कोठरी के दोनों मछलियाँ उसके भीतर उतर आईं।
उसके भीतर जहाँ सूखा था आज गुलाबी नदी बहने लगी थी, बल खाती मचलती नदी। हर लहर कहती है तिरुपति। उस नदी में दोनों मछलियाँ इतना हलचल मचा रही हैं कि लड़की का चेहरा कभी लाल होता तो कभी अकेले ही हंस पड़ती। नदी का पानी छलक कर उसकी हंसी से बाहर आ रहा था। कुछ देर में ही इतना कुछ कैसे हो गया? लौंगिया? हाँ, उसे पहली बार अपना नाम इतना मीठा लगा। क्या हुआ, अकबका क्यों गई? कुछ नहीं दादी, इतनी देर क्यों हो गई? बेक उतर ही नहीं रहा था। बहुत देर के बाद चैन हुआ तो उसकी माई पकड़ कर बैठ गई। अस्फुट स्वर में लड़की बोली, चढ़ता है तो फिर उतरता कहाँ है? खाना परोस दे, उसे दे आती हूँ। लड़की चहकती हुई बोली, दादी तू नहा ले, बरी बहुत अच्छा बना है। उसे भी तो भूख लगी होगी, पेट तो किसी भी हाल में साथ ही रहता है। आज 5 दिन हो गया, तूने खाया कि नहीं? नहीं, तो स्वाद तो ऐसे बता रही है जैसे भर पेट खाकर बैठी हो। उसकी उंगली में सिहरन सी हुई। लड़की का चेहरा फिर लाल हो गया। लड़की की सांवली सूरत सलोनी हो गई। अब उसके भीतर 2 मछलियाँ मचलती रहतीं जो उसके पैरों को किसी न किसी बहाने उस कोठरी के आसपास खींच ले जाना चाहती। हाथ मचलते रहते सांकल खोलने के लिए, आंखें बेचैन रहती। आज हटिया जाती हुई हर चेहरा ध्यान से देखती जाती और सोचती, दादी ठीक ही कहती हैं, उसके जैसा अपने गांव तो क्या हटिया में भी कोई नहीं दिखाई देता। गोरा रंग, चक चक, उस पर तैरती 2 मछलियाँ। रहा हटिया, गांव, खेत, सब जगह सबको गौर से देखती, पर वो मछली किसी के पास नहीं। रंग बिरंगे पंखों वाली, हाथ नहीं आने वाली, चैन नहीं देने वाली। इन दोनों बौराई सी हो गई थी। हटिया में कच्चू तौलाते हुए आंखें घुमाकर सबको देखती, चावल खरीदते हुए मनी मन तौलती, ना उसके पासंग बराबर भी कोई नहीं। उसका मन पान के हरे पत्ते को देखकर हरा कचोर हो उठा। उसे खाकर होंठ लाल करते हुए उसने सोचा, उसके जैसा गुलाबी फूल भी तो किसी के पास नहीं है। सोचते हुए उसके लाल होंठों पर हंसी छिटक गई। अपने लिए हटिया से उसने नारियल तेल, हरी चूड़ियाँ और अलता खरीदी। नारियल तेल और अलता ओढ़ने में लपेट लिया, कलाइयों में हरी चूड़ियाँ पहन ली, बाकी सामान कंधे पर लटकाए, लाल होंठ लिए हवाओं संग बहती चली आ रही थी कि आवाज़ सुनकर रुक गई। देखा पीछे से हीरा तेजी से चली आ रही है। पास आकर बोली, तू तो हवा बतास हुई जा रही है, तब से गरज रही हूँ। क्या बात है? मुझे भी हटिया से सौदा लेना था, चल। लेकिन मैं तो आ गई। तो क्या हुआ, फिर से चल। हाथ खींचती हुई हीरा बोली। नहीं दादी, हाथ छुड़ाते हुए लड़की बोली। एक बात सुनती जा, बक हाली से। उसके लाल लाल होंठों पर नज़र गड़ाती हुई और चूड़ी पहने कलाई देखती हुई बोली, ठोर खूब टुस टुस लाल रंगा है। ऐसा रसीला और रंगीला ठोर जिसका हो वो दूल्हा की दुलारी होती है। लड़की लाज से लाल हो गई, होंठ और चमक गए। भक कहती हुई भाग गई। रास्ते पर हरी चूड़ियाँ खनक खनक कर बोलती रहीं, तिरुपति। देहरी पर पैर रखने से पहले उसने चूड़ियाँ उतार लीं। अगले दिन वो अपने पैरों में आलता लगा रही थी कि उसके कान खड़े हो गए। बोल मोबाइल पर अपने बाप को, ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाए। इसके पहले जहाँ बुलाए थे पुलिस लेकर आ रहा था, हम पूछे तो बोला नहीं, अकेले आ रहे हैं। साला, हमसे होशियारी? आवाज़ और सख्त हो गई। साले को बोल कल जगह पर रुपया लेकर पहुंच जाए। गलती से भी पुलिस साथ लाया तो अब की तुमको कुट्टी कुट्टी करके तुम्हारे बाप के पास भेजवा देंगे। साला हमसे सतिरपनी करता है, हराम। तुम उनको गाली दोगे, तुम्हारी हिम्मत? लड़के की आवाज़ थी। ज़्यादा मत फड़फड़ाओ, अभी कतर देंगे। ये भांसों की आवाज़ थी। फिर 2-3 लोगों के मिलकर मारने और लड़के के कराहने की आवाज़ आने लगी। लौंगिया के भीतर की मछली छटपटाने लगी। वो दौड़कर उधर जाना चाह रही थी, लेकिन खंभे को कसकर पकड़े खड़ी रही। उसके पैर से टकराकर अलते की शीशी गिर गई। एक पैर रंगा और एक सूना ही रह गया। बूढ़ी तेजी से उस कोठरी में गई। हे बेटा, ऐसे मत मारो, कुछ हो जाएगा तो 1 को रुपया नहीं मिलेगा। भांसो आंखें तरेरता हुआ बोला, तू जा यहाँ से, तेरा काम रोटी पानी तक ही है, हमें मत सिखाओ क्या करना है। भांसो और 2 लोग लड़के को लात घूंसों से मारते रहे। बूढ़ी वहाँ से चुपचाप बाहर चली आई। लड़की अलते से गिरी शीशी छोड़कर वहाँ से हट चुकी थी।
उन लोगों के जाने के बाद लड़की उसारे पर आई। घर में सन्नाटा पसरा था। उसने सब जगह देख लिया, कोई नहीं था। बूढ़ी घास छीलने जा चुकी थी। उसने उस कोठरी के किवाड़ को भरी आंख लिए छुआ। उसके भीतर की छटपटाती मछलियों को बूंद भर पानी मिला। फिर कान लगाकर सुनने लगी। भीतर से कराहने की आवाज़ आ रही थी। वो तेज़ी से कमरे की चाबी खोजने लगी। थोड़ी देर बाद वो एक बर्तन में गर्म पानी में इमली का पत्ता और नमक डालकर ले आई। किवाड़ को भीतर से बंद करके लड़के के पास बैठ गई। खिड़की से झड़ती रोशनी में उसने देखा जगह जगह पर चोट के निशान थे। अपनी काली ओढ़नी उतार कर गर्म पानी से सेकने लगी। लड़के के मुंह से आह निकलती, इधर इसकी आंखों से आंसू। थोड़ी देर बाद, तुम क्यों आई? चुप्पी दोनों के बीच थी। कोई आता होगा। अभी कोई नहीं आएगा, वो लोग नदी किनारे गए हैं, दादी घास काटने गई है। लड़का कुछ नहीं बोला। वो उसे सेकने लगी। लड़का देख रहा था उसकी साधारण सी आंखें कभी कभी उसे नज़र उठाकर देख लेती हैं। लौंगिया, जैसे मिश्री घुल गई हो उसके कानों में। आंसुओं की गरम गरम बूंदें वहीं स्थिर हो गईं। उसका जी चाहा वो बार बार उसका नाम लेते रहे। उसके भीतर जो लहरें मचल रही थीं उन पर वे मछलियाँ नाच रही थीं। मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो? पता नहीं। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। इस घर में दादी और मैं, और भाई कुछ साल पहले मर गया, लेकिन दादी के साथ रहता है अब भी। वो उसे आज तक नहीं भूली। बाबू कभी कभी घर आते हैं जब जेल के बाहर होते हैं। दादी सबको कहती हैं कि वो पंजाब में काम करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि बोलते हुए उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसके गले में आवाज़ अटक गई। लड़का सीधा होकर बैठ गया और अपनी आंखें उसके चेहरे पर टिका दी। उन्होंने तुझे उठवाया है। तुम्हारे बाप ने? लेकिन क्यों? बोलते हुए उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। लड़का उसे आश्चर्य से देख रहा था। लड़की ने आंख उठाकर उसे देखा। लड़के ने धीरे से कहा, लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा है? मुझसे तो कोई। तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसे से है। उनका यही धंधा है। अब की मेरा ब्याह करने के लिए उन्हें रुपया चाहिए। ब्याह? तुम्हारे बाप को लड़के की क्या कमी है? लड़का तिलमिलाता हुआ बोला। नहीं, ऐसे घर में ब्याह करना नहीं चाहते जहाँ रोज़ जीना मरना पड़ता हो। वो चाहते हैं रुपया देकर। तुम्हारे ब्याह के लिए मुझे? लड़का गुस्से से तमतमा कर खड़ा हो गया। और तुम चली जाओ यहाँ से, फिर मत आना। लड़का मुंह फेर कर खड़ा हो गया। लड़की कांप गई। बहुत दिनों के बाद आज रात लड़की का बाप 3 आदमियों के साथ घर आया था। वे लोग थोड़ी देर रुके, खाना भी नहीं खाया और चले गए, लेकिन लड़की के कलेजे पर अंगारा रख कर चले गए। कल रात उसका काम तमाम कर देंगे। अगर वो बचा रहा तो अब हम सब मारे जाएंगे। लड़की ने अपने बाप को ये बोलते सुन लिया था, तभी से जैसे उसे किसी सांप ने काट लिया हो। जहर चढ़े देह की तरह छटपटाई, बौंकने लगी। कभी कुएं पर जा बैठती तो कभी बबूल के पास। उसे लग रहा था बाबू गुलाबी नदी में आग लगाकर चले गए, जिसमें दोनों मछलियां झुलस कर छटपटा रही हैं। भरी दोपहरी थी। पानी से भरा कुआं उसे सूखा लग रहा था। कभी उस कोठरी की दीवार से सटकर खड़ी होती तो कभी अधमरी मछलियों को लिए टटिया के पास जा खड़ी होती। बाहर खेतों में काम करने वाले 3-4 हट्टे कट्ठे लोगों को देखती और सोचती, जब से ये लड़का आया है तब से रोज़ ये लोग खेत में काम करने के बहाने पहरेदारी करते हैं। सब जगह वे लोग हैं। उसे आसपास के पेड़ पौधे जानवर भी पहरेदार दिखाई देने लगे। दोपहर में लड़की पानी लेकर कोठरी में आई। लड़का खिड़की की ओर देख रहा था। उसे इस समय देखकर चौंक गया और गुस्साते हुए बोला, तुम? अभी? क्या है? पानी। किस लिए? मछली के लिए। मछली? उसके बाहर जाने का रास्ता है। रास्ता? हाँ, अब मछली को किसी भी हाल में बाहर जाना ही होगा। लड़की अपने आप को मजबूत करती हुई बोली। बाहर जाना होगा? सुनकर लड़के को हठात विश्वास नहीं हुआ। कुछ पल रुककर उसके पास आया और आश्चर्य से उसे देखने लगा। ये पानी तुम्हारे बाहर जाने का रास्ता बनाएगा। लड़की उसकी आंखों को देखते हुए बोली। लड़के को अब भी पूरी तरह भरोसा नहीं हो पा रहा था। मेरा? आज अमावस्या की रात है। बोलते हुए लड़की का सांवला रंग और गहरा हो गया। रात में तुम निकल जाओ, नहीं तो। उसके चेहरे पर अनहोनी का डर पसर गया और वो बोलते बोलते रुक गई। ये न पूछना क्यों, वो बात मैं अपने ठोर पर ला भी नहीं सकती।
खिड़की से आ रही धूप लड़की के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें आंसू की बूंदों को समेटे लड़के को एकटक देख रही थीं। बात क्या है, साफ साफ बताओ। इस बार लड़के की आवाज़ नरम थी। ये ना पूछो, बस तुम चले जाओ किसी तरह। लड़के के चेहरे की दोनों मछलियाँ लड़की की आंखों में कुछ देख रही थीं। मुझे क्यों बचाना चाहती हो? अपने लिए, लड़की ने उन मछलियों को देखते हुए कहा। उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेते हुए लड़का बोला, लौंगिया। सुनते ही उसकी देह झंझना गई। उसके चेहरे को अपने करीब ले आया। लड़की का देह थरथरा रहा था। उसे लग रहा था कि गुलाबी नदी अब किनारा तोड़कर बहने लगेगी और लड़के के भीतर की नदी से जा मिलेगी। तुम्हें क्या मिलेगा? वो हिलते होंठ और भरी आंखें लिए उसे देखती रही। बोली, जब अपना सब कुछ हेरा जाता है, अर्थात खो जाता है, तभी सब कुछ मिलता है। फिर रेशमी छुअन को झटके से हटाती हुई बाहर चली गई। जल्दी ही 2 बड़ा डलिया, छुलनी, हंसुआ और चप्पल लिए आई। किवाड़ भीतर से लगाकर सामने डलिया रखते हुए एक सांस में बोलने लगी, वो लोग आते ही होंगे। मेरी बात सुनो, खिड़की ऊंची है, तुम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ये दोनों डलिया गोबर से लिपा हुआ है। सांझ होते इस डलिए पर चढ़कर खिड़की पर पानी डाल देना, मिट्टी फूल जाएगी। बाँस की करची खिड़की में लगी है, बहुत दिनों से इसे बदला नहीं गया है। दियाँ मतलब दीमक खा लिया होगा। जब दादी तुम्हें खाना देकर चली जाएगी तब तुम छोलनी और हंसुए से करची निकालकर देह तिरछाकर बाहर निकल जाना। हाँ, याद से डलिया और सब कुछ कोठी के पीछे छुपा देना। लड़का झिलमिलाती रोशनी में बस उसे देख रहा था। उसे लग रहा था कि लड़की के चेहरे पर भी 2 मछलियाँ हैं। लेकिन सुनो, लड़की उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों को देखती रही। फिर संभलते हुए बोली, पीछे बबूल है, उसमें कांटा बहुत होता है। ये बाबू का चप्पल है, इसको पहनकर कूदना, नहीं तो। फिर अपना आंसू पोंछते हुए बोली, यहाँ से निकलते ही चप्पल अलग अलग फेंक देना। चप्पल पहनकर भागोगे तो आवाज़ होगी। पश्चिम की तरफ भागना, बाकी सब जगह रात भर वो लोग रहते हैं। पश्चिम की तरफ के लोग करीब 10 बजे पन्नी पीने चले जाते हैं। तुम उसी समय उधर से निकलना, खेते खेत जाना, निशान नहीं बनेगा। फिर थोड़ी दूर पर केतारी का खेत आ जाएगा। तुम समझ रहे हो ना? आधा पौन घंटा भागोगे तो पक्की रास्ता मिल जाएगा। फिर पुलिस चौकी। फिर बोलते बोलते उसके भीतर का बांध टूट गया। लौंगिया, ये क्या कर बैठी? कौन सा नाता जोड़ लिया? भरी आंखों के अलावा मैं तुझे क्या दे पाऊँगा? तुम चले जाओगे तो ये आंखें मेरे लिए सब कुछ होंगी। लड़के को लगा भरी आंखों की मछलियाँ उसके भीतर उतर रही हैं। मृत्यु जब इतने करीब हो तो प्रेम का फूल क्या इस तरह से खिल सकता है? कैद से मुझे आज़ाद कर रही हो और कभी नहीं खुलने वाले बंधन में बांध रही हो। ये क्या कर रही हो? फिर रुकते हुए, लौंगिया, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। उसका हाथ अपने हाथों में लेता हुआ बोला, नहीं, कभी मत आना यहाँ। सुनते ही लड़के के चेहरे की मछली छटपटाने लगी। लेकिन सपने में ज़रूर आना, अपनी दोनों मछलियाँ मेरे पास छोड़ जाना। मेरी मछली तो तुम्हारी कब से है ये तो मुझे भी पता नहीं चला, लेकिन तुम्हारी दोनों मछलियाँ क्या मेरी गुलाबी नदी में? ये सुनकर लड़की रोते रोते रुक गई। उसके होंठ पर मुस्कुराहट का बस एक मोती आकर ठहरा ही था कि वो फिर हिचकी लेकर रोने लगी कि तभी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। दोनों का कलेजा धक से रह गया। लड़की अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मिलने आना अपनी लौंगिया से सपने में। जाते हुए लड़की ने नज़र भर देखा और तेज़ी से बाहर चली गई। लड़का गुलाबी नदी में 2 मछलियाँ और भरी आँख लिए खड़ा रह गया। लड़की ने कांपते हाथों और खाली देह से सांकल चढ़ाकर ताला लगा दिया। फिर कुएं पर जाकर बैठ गई। नवतुरिया चरवाहा इसी रास्ते से अपनी गाय लेकर जा रहा था। वो वही गीत गा रहा था, सास देते रामा लाली रंग चुनरी, लेहा बाबू अंगूरी लगाए, अंगूरी लगाए। अभी आप सुन रहे थे एक निस्वार्थ और निश्चल प्रेम कहानी, जिसकी लेखिका हैं सिनी वाली और स्वर दिया मैंने, यानी सीमा सिंह। मुझे आशा है कि कहानी ने आपके दिल को भी छू लिया होगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।